चलिए, फ्यू मिनट्स रिवीजन। हम बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स से हमने शुरू किया था कि आउटसोर्स होता क्या है। तो दिस इज गेटिंग वेरी पॉपुलर कि जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहेंगे तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपकी कोई भी चीज वीक होती है या आपकी स्ट्रेंथ नहीं होती है, आपका जो प्राइमरी काम है वो तो स्ट्रेंथ होना चाहिए, लेकिन जो प्राइमरी काम नहीं है वो आप कहते हैं कि कोई और कंपनी है जो बहुत अच्छा करती है, बहुत एफिशिएंट करती है और कम पैसों में कर देती है, तो आप उसको दे देते हैं। दैट इज आउटसोर्सिंग। ठीक है, ये हम रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ चुके हैं। तो ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग का कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, तो पहले ऑटोमेशन देख लेते हैं। अभी तक कोई सवाल पिछले लेक्चर्स में है कि आउटसोर्सिंग क्या होती है, टर्मिनोलॉजीज, ऑफ शोर, नियर शोर, ऑन शोर, कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में कि सर ये चीज क्या होती है, तो पूछ लीजिए, वरना हम आगे चलेंगे। जी, एनी क्वेश्चन? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। चलिए है। ठीक है, हमने कल देखा था फॉर एग्जाम्पल ऐसा मैनुअल काम जो आपकी फैक्ट्री में हो रहा है, 1500 लोग हैं और 20 आदमी उसको हर महीने के एंड पे और बना रहे होते हैं। तो आप उसको ऑटोमेट करके आदमियों को नंबर ऑफ रिसोर्स रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ रिसोर्स रिड्यूस करेंगे तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी या मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है। एक काम आप ये कर सकते हैं, जैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं अकाउंटिंग के, तो अगर आप कोई अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, कोई आईएएस का सिस्टम ले लेते हैं, तो दैट इज ऑटोमेशन। ठीक है, तो मैं ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि ऑटोमेशन का आपको आइडिया है कि आप कोई चीज प्रोसेस देखते हैं, एज इज बनाते हैं, आप उसके स्क्रीन और रिपोर्ट्स बना देते हैं, तो आप उसको ऑटोमेट कर देते हैं, यानी सॉफ्टवेयर बना देते हैं। ठीक है, बस ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि ऑटोमेशन क्या चीज़ होती है। और जो भी हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का, वो डिफरेंट होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो, अब तो खैर हर चीज़ ऑटोमेट हो सकती है, आपकी सेल्स हो सकती है, आपकी कस्टमर इंटरेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग, परचेज, ये सारी चीज़ें आपकी, जो अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ा था, मैन्युफैक्चरिंग में जो भी चीजें हैं वो ऑटोमेट हो सकती है। ईआरपी हमने कहा था उसको। ठीक है, तो ऑटोमेशन किस चीज पे रिलाई करता है? सिंप्लीफाई करना, यूनिफाइड करना और स्ट्रीमलाइन करना। ठीक है, तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस है तो पहले आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और ऐसा मुमकिन है कि 5 सिटीज में प्रोसेस थोड़ा थोड़ा चेंज हो, तो आप उसको यूनिफाई करते हैं, यानी एक जैसा होना चाहिए, फिर आप उसको ऑटोमेट कर देते हैं। ठीक है, फर्क क्या है ऑटोमेशन में और आउटसोर्सिंग में? आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, समझ में आ गया होगा कि आप बाहर की कंपनी को दे देते हैं कुछ काम छोटा सा। ऑटोमेशन में आप अपना काम सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं। अच्छा, ये भी बहुत मुमकिन है कि ऑटोमेशन को भी आप आउटसोर्स कर दें। ठीक है, तो हम जरा देखेंगे कि कैसे होता है। जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ऑटोमेशन करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि जी हमारे पास इन हाउस कैपेबिलिटी है कि नहीं है, खुद बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। खुद बना सकते हैं तो बिल्ड, लेकिन अगर खुद नहीं बना सकते हैं तो आप कहते हैं बाहर से ले लो। ठीक है, तो जो बाहर से ले लो में, या तो आप आउटसोर्स कर रहे हैं या फिर आप खुद बना रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन इज, आप कोई बड़ा सा ईआरपी इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। तो बड़ा सा ईआरपी किसी से क्यों लेते हैं आप? इसलिए लेते हैं आप कि आपकी जो आईटी टीम है वो शायद छोटी है या कैपेबल नहीं है। ठीक है, तो आप एक प्रोफेशनल कंपनी जिसका काम ही सॉफ्टवेयर बनाना है, मेंटेन करना है,
और अपडेशन करनी है, एनहांसमेंट करनी है, ठीक है। तो एक फैक्ट्री है जो कपड़ा बनाती है, उनका कोर काम क्या है, कपड़ा बनाना। तो उनकी एक्सपर्टीज कपड़ा बनाने में, रंग करने में और ये सब में बहुत है, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी में या सॉफ्टवेयर बनाने में या आईटी में नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो किसी को दे देते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस को बुलाते हैं जिसका काम बहुत अच्छा होता है। तो ये क्यों करते हैं आप, इसलिए कि अगर आपने अपने पास बना भी लिया तो वो सॉफ्टवेयर ऑब्सोलीट हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा। जैसे हमने कहा ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर आपको याद हो तो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाता है। क्यों? आपके प्रोसेसेस चेंज हो जाते हैं, प्रोसेस अपडेट हो जाते हैं। तो वो हर वक्त टीम चाहिए जो आपको अपडेट करेगी। तो आप क्या करते हैं, उसको आउटसोर्स कर देते हैं, ऑटोमेशन को आउटसोर्स कर देते हैं, ठीक है। एक आउटसोर्स की एग्जांपल ये है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है कि आप क्लाउड पे एक सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा सा बना के, जो जोरों की जरूरत के मुताबिक होता है, आप बना के अपलोड कर देते हैं। उसके बाद जो भी कस्टमर है एज ए यूजर उसको यूज करता है बस। तो वो आपका काम भी कर रहा होता है और वो ऑटोमेशन भी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट तो शायद इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बच्चों को पता होगा कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। तो ऐसे पेरोल के बहुत सारे सिस्टम हैं जो बहुत अच्छे बने हुए हैं अमेरिका के लिहाज से, और वो क्या करते हैं कि अपना पेरोल वहीं से चलाते हैं। जो भी लोगों की छुट्टियां हैं, लीव्स हैं, या जो आने जाने का टाइम है, वो उस पे एंटर हो जाता है और वो मंथ एंड पे कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। तो ऑटोमेशन और ऑटोमेशन की आउटसोर्सिंग, ठीक है, एक एग्जांपल है। अभी कुछ और एग्जांपल हैं बिजनेस ऑटोमेशन की, ठीक है। तो ऐसा बहुत सा होता है कि आप मैनुअल डिपार्टमेंट जो है आपका अकाउंट्स का, तो उसको आप एक अच्छा सा सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। अकाउंट्स पेबल, प्रोक्योरमेंट। अगर आपको याद हो, हमने जब मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम पढ़ा था, तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपको याद हो कि हमने जब फोर्ड का सिस्टम कैसे इंप्रूव हुआ था, तो फोर्ड का सिस्टम ऐसे इंप्रूव हुआ था कि प्रोसेस थोड़ा सा सही किया था और थोड़ी सी ऑटोमेशन थी उसके अंदर, ठीक है। तो कंट्रोल्स बिल्ट इन हो गए थे, तो उससे जो काम 500 लोगों से या 450 लोगों से हो रहा था, तो वो तकरीबन 120 लोगों से हो गया था। दैट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट कि जी आपकी सैलरी जो जा रही थी आउटसोर्स, सॉरी, अकाउंट्स पेबल मेंटेन करने में, वो बहुत रिड्यूस हो गई थी, ठीक है। तो दीज आर द एडवांटेजेस कि आप एक्सेस सबको दे देते हैं, वो डॉक्यूमेंट को फ्लोट नहीं करना पड़ता। एक डॉक्यूमेंट था जो परचेज ऑर्डर था, फिर वो जाता था कस्टमर के पास, वेंडर के पास, सॉरी। वेंडर क्या करता था, फिर उसके हिसाब से वो माल डिलीवर करता था और फिर आपको इनवॉइस देता था। तो इनवॉइस और परचेज ऑर्डर को मैच करना, तो परचेज ऑर्डर इंटरनल था। अब ये सारी चीजें सिस्टम पे मिल जाती हैं आपको, ठीक है। तो इससे बहुत बेहतर हो गया था। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? क्लियर है? ठीक है। जो हमने बात की थी कि इन हाउस ऑटोमेशन आप कर लेते हैं उसको, या फिर आप किसी और को दे देते हैं। तो नॉर्मली आप किसी और को देते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, बना रहा होता है। अब ये है क्यों आप आउटसोर्स करते हैं, जरा पढ़ लीजिए, ठीक है। जब आप किसी वेंडर को देते हैं तो आपको डिवेलप नहीं करना पड़ता, आपको मेंटेन नहीं करना पड़ता, ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो एक टीम है जो ये काम करती है सारे, ठीक है। अब जरा कुछ एग्जांपल्स डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब ये क्यों ऐसा हुआ, फॉर एग्जांपल एक केस स्टडी है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आउटसोर्स पेमेंट प्रोसेसिंग, फिर उसके एडवांटेज देख लेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है कि जनाब एक अबारडीन ग्रुप है जिन्होंने एनालाइज किया कि जी ऑटोमेशन में कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि जनाब पूरे अमेरिका में जो पेमेंट होती है, पेमेंट रिसीव होती है, तनख्वाह दी जाती है, तो $25 मिलियन के सिर्फ प्रोसेसिंग कॉस्ट है, ठीक है। यानी
उसमें डेटा डालना, उसको प्रोसेस करना, सारा कुछ करना, तो जाहिर सी बात है लोग बैठते होंगे, सिस्टम लगते होंगे, तो 25 मिलियन की कॉस्ट है। और मोस्ट कंपनीज स्पेंड एवरेज $10 पर सिंगल चेक टू आउट ऑफ द ऑफिस। अब ये ह्यूज अमाउंट है, ठीक है। तो आप $10 मल्टीप्लाई बाई द होल अमेरिका जो तनख्वाह लेता है या सब कुछ, तो आप या पेमेंट हो रही है, तो उसको आप रोक सकते हैं, तो आप रोक सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। आपको ओवरहॉल करना होगा अपनी पेमेंट को, तो ये वही है कि प्रोसेस। तो जब आपकी डोमेन की नॉलेज अच्छी होगी, याद है आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ाया था कि डोमेन की नॉलेज अच्छी होगी, तो फिर आप फोकस करेंगे कि मसला है कहाँ, फिर आप देखेंगे कि क्या चीज हो सकती है, और फिर ऑटोमेशन से उसको चीजों को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल आपको याद हो, मैंने अपने सॉफ्टवेयर हाउस की एग्जाम्पल दी थी कि मुझे अपने जो हमारी टीम के लोग थे 150, उनके साइन करने पड़ते थे चेक। अब वो चेक की कॉस्ट है, वो आएगा, प्रिंट होगा, और आप सोच लें कि अगर हर महीने आप जो 50 चेक लेते हैं उसकी एक कॉस्ट होती है, और मैं अगर हर महीने 150 चेक ले रहा हूँ, तो उसकी एक कॉस्ट है, प्रिंट करना, जाना, सारा, फिर वो साइन करना। तो फिर हमें बताया कि हमारे ऑटोमेशन कर लें इसको, यानी आप एक चेक भरें और बाकी सारे लोगों को, तो ये सारी चीजें मुमकिन है, चेक कम हो जाएंगे, प्रिंट कम होगी। तो अब हम क्योंकि चेक तो मंथ एंड पे बनाते थे थोड़े से लोगों के, लेकिन कुछ लोग हैं जो यही सर्विस देते हैं, पेरोल बनाना, सारा कुछ करना, तो ये बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, बहुत चीजें आपकी एफिशिएंट कर सकते हैं, क्योंकि ये यही काम करते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि हम आउटसोर्स कब करते हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स को दे देते हैं जो यही काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मास्यूटिकल है, मुझे क्यों सॉफ्टवेयर बनाने को दे देती है, क्योंकि वो फार्मेसी बनाती है ना, दवाइयां बनाती है, वो डिपार्टमेंट बना सकती है, लोगों को हायर कर सकती है, उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन वो कहती है यार ये काम हम क्यों करें, ये है ना टीम 100 लोगों की, यही काम करती है, अच्छा करती है, लोगों को हायर करती है और चीजें करती है, तो वो आउटसोर्स कर देते हैं, ठीक है। अब उसमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, लेकिन बहरहाल यू कैन इम्प्रूव। तो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन एंड उसकी आउटसोर्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है भाई? क्लियर है नहीं है? चलिए, अटेंडेंस तो खैर बहुत शॉर्ट है आज। तो सोल्यूशन क्या है कि आप उसको आउटसोर्स कर दें, ठीक है, अगर ये आप तरह का चैलेंज है तो। अभी उसके फायदे हैं, अब ये थोड़ी सी थ्योरी है, लेकिन बहरहाल इसको याद कर लीजिए फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई क्या फायदे होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर मैं अपना पेरोल चला रहा हूँ और मेरे पास स्टाफ है, मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास एवरीथिंग है, तो वो लोगों की तनख्वाहें और सारी चीजें, तो मुझे फॉर एग्जांपल पेरोल चलाने की जो कॉस्ट है पर मंथ, आदमी की तनख्वाह कंप्यूटर, तो 1 लाख रुपए पड़ती है। तो एक कंपनी आगे मुझे कहती है कि हम आपका पेरोल प्रोसेस कर देंगे, हम आपसे 70,000 ले लेंगे, और हम, अच्छा उसमें होता क्या है कि आपके जो एक आदमी नहीं होता, फिर उससे सीनियर आदमी भी आ जाता है, कभी कभी कोई मशवरा दे देता है, तो वो एफिशिएंट भी हो जाती है, कॉस्ट रिडक्शन भी हो जाती है। देख रहे हैं ना आपके, हमने 1/3 कॉस्ट बचा लिया, तो कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है आपकी। जैसे वो चेक प्रिंट नहीं करने पड़े, एम्प्लॉय नहीं रखना पड़ा, तो आपका फोकस किसी और चीज पे, आपकी कोर चीजों पे हो जाता है, ठीक है। तो यू सेव टाइम एंड मनी, ठीक है। फिर वो जो सॉफ्टवेयर है किसी भी चीज का, उसको हमें अपडेट नहीं करना ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो आपने चीजों को आउटसोर्स कर दिया, वो सारे मसले आपके देखेगा। अब अब एक अब ट्राई अंडरस्टैंड की जो सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग का सॉफ्टवेयर अगर आपने खरीदा है किसी एक्सपर्ट से, तो आजकल तो बहुत सिक्योरिटी, ठीक है, तो सिक्योरिटी जो सॉफ्टवेयर बना रहा है, जो दे रहा है, अगर उसके पास एक्सपर्ट नहीं है तो कोई उससे सॉफ्टवेयर नहीं खरीदेगा। तो उसके लिए तो मैंडेटरी है कि सॉफ्टवेयर बहुत सिक्योर हो, इसमें कोई इंट्रूडर नहीं आ सके, इसमें कोई हैक नहीं कर सके, तो वो एक्सपर्ट रखेगा, बनाएगा। अब क्योंकि वो एक्सपर्ट है और इन चीजों को हायर करता है, एक अच्छी प्रोडक्ट, वरना बिकेगी नहीं ना उसकी, अगर अच्छी सिक्योरिटी नहीं हो। ये सारी चीजें वो करते हैं और दिखाते हैं, उसका डेमोस्ट्रेशन देते हैं,
तो आप कहते हैं यार अपने आदमी रखने की क्या जरूरत है, इन्हीं को दे दो, और ये बहुत अच्छी, तो सारी चीजें कर लेते हैं वो। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो इंक्रीज सिक्योरिटी। फ्रॉड क्या चीज होती है शायद आप लोगों को अंदाजा नहीं है, लेकिन बहरहाल जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान में तो पता है ना आपको कि ये सारी चीजें बहुत होती हैं। तो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के को ऑटोमेट करा था, पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन बहरहाल उनका सारे सिस्टम हम ऑटोमेट करे थे, पेरोल नहीं बन रहा था हमसे, मतलब वो डिले 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 हमारी एस आर एस। तो बाद में हमें पता चला कि जी वो 5,000 एम्प्लॉय थे उनके, बहुत 5,000, तो शायद 4,000 या 4,500 एम्प्लॉय तो शायद उनके होंगे, लेकिन बाकी जो 500 एम्प्लॉय थे वो फेक थे, उनके शनाख्ती कार्ड तो थे लेकिन सैलरी कहाँ जाती थी। तो ये सारे फ्रॉड होते हैं। या फिर वो एक फ्रॉड ये है कि छुट्टी की थी उसने लेकिन आपने उसकी अटेंडेंस लगा दी। तो अब ये जहाँ 5,000 लोग हैं या 4,000 लोग हैं, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ना कि 1,000 लोग आए नहीं थे उस दिन, उनकी तनख्वाह कटनी चाहिए थी लेकिन आपने दी। तो ये सारे फ्रॉड रोक सकते हैं क्योंकि आपने किसी और को दे दिया ना, वही अटेंडेंस ले रहा है, वही चीजें चेक कर रहा है, वही सारी चीजें मेक श्योर कर रहा है। तो थर्ड पार्टी को दे दिया ना, आपकी दोस्ती वोस्ती नहीं चलेगी, जान पहचान नहीं चलेगी। तो ये सारी चीजें जो दैट्स एडवांटेज। ठीक है, सिक्योरिटी अच्छी हो जाती है, फ्रॉड खत्म तो नहीं होता लेकिन बहरहाल कम हो सकता है। ठीक है, आपकी जो वेंडर रिलेशनशिप है ना वो इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि आप अगर आपको याद हो मैंने एग्जाम्पल दी थी किसकी, टोयोटा की, कि रॉ मटेरियल अगर आप जरूरत से ज्यादा खरीद रहे हैं तो वो वेस्ट है, लेकिन आपको खरीदना इसलिए लिए पड़ता है कि आपका जो वेंडर है वो कभी देता है कभी डिले कर देता है, तो आप डिले से बचने के लिए, फैक्ट्री को रोकने से, तब ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दी थी। लेकिन टोयोटा ने वेंडर को पार्टनर बना दिया। उसने कहा कि भाई ये जो 50 वेंडर है इनमें से सेलेक्ट करो अच्छी प्रोडक्ट किसके पास है, अच्छा बिहेवियर किसके पास है, किन से हम रिलेशनशिप में जा सकते हैं। तो वेंडर सिलेक्शन मेथड हुआ, बातचीत हुई, और फिर कुछ लोग ऐसे सिलेक्ट हो गए जो बहुत अच्छे थे, जो कहते थे हम जो कहेंगे हम दे देंगे आपको। तो वेस्ट कम हो गया, रिलेशनशिप इंप्रूव हो गई। तो यू कैन ऑलवेज हैव अ डिस्कशन एंड हैव बेटर रिलेशनशिप, फास्टर एंड एक्यूरेट पेमेंट हो गई, चीजें हो गई। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बात? क्लियर है भाई? कोई बता देगा क्योंकि नजर तो आप आ नहीं रहे हैं, तो आई एम एज्यूमिंग क्या है। अभी हम पढ़ चुके हैं रिड्यूस कॉस्ट, मैं इसको जरा क्विकली करता हूँ तो मैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, सिक्स सिग्मा पे। ठीक है, तो इसको जरा पढ़ लीजिएगा बस, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये एक चीज है। सेकंड नंबर वन, ओवर डिपेंडेंट ऑन बीपीओ कंपनी, ये बाज दफा एक्सप्लॉइटेशन की तरफ जा सकती है। जो अगर आप, नंबर टू जो है कि अगर आप बहुत डिपेंडेंट हो गए किसी कंपनी पे, तो फिर आप, वो एक्सप्लॉइट कर सकता है आपको। कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसने कुछ कहा आपने कुछ और समझा, मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो इसलिए बहुत अच्छी स्टैंडर्डाइजेशन होनी जरूरी है। हिडन कॉस्ट बहुत होता है कि एक दफा दे देता है उसके बाद कहता है नहीं इसके तो मैं पैसे लूंगा, तो ये बहुत रेयर हो गया है, लेकिन क्योंकि अब जो एग्रीमेंट होते हैं बहुत मिच्योर होते हैं। ठीक है, उनका लॉयर होता है, इनका लॉयर होता है, तो अब ये चीजें बहुत कम हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। लेट मी स्टार्ट अनदर टॉपिक, सिक्स सिग्मा को हम शुरू करेंगे। तो एक मिनट। तो ठीक है, अच्छा बस ये याद रखिएगा, ये वाला जो सेशन है ये 40 मिनट्स का, क्योंकि मैं फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो फिर आपको दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो मैं जरा अटेंडेंस ले, ठीक है। हाँ,
तो ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो जरा हम देखते हैं कि ये थोड़ी सी हिस्ट्री है। बिल स्मिथ साहब ने शुरू किया था मेट्रोला में। मेट्रोला यूज्ड टू बी अ वेरी लार्ज एंड बिग कंपनी। मेट्रोला के फोन पहले, अगर आपको याद हो, मोबाइल फोन मेट्रोला के बहुत होते थे। ठीक है, तो ये अगर आपको याद हो, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, ये हमने जब शुरू में पढ़ा था कि व्हाट इज एफिशिएंसी, कि कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट बना लो, दैट इज एफिशिएंसी। ठीक है, कोई चीज वेस्ट ना हो रही हो। इफेक्टिवनेस हमने कहा था स्किल सेट या टीम का जो एक्सपीरियंस है या कैपेबिलिटी है। तो ये कैपेबिलिटी है, ये आपका प्रोसेस है, प्रोसेस की एफिशिएंसी। ठीक है, तो पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है वो। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, लीन में हम क्या करते थे कि हम 7 चीजों को, जिनको वेस्ट कहते थे, वो खत्म करते थे या रिड्यूस करते थे। वो एक टेक्निक थी। 6 सिग्मा कहते हैं कि जो भी आपका डिफेक्ट है उसको आप कम करिए। डिफेक्ट कहता है या वेरिएशन कहता है। अगर आपको याद हो कि अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो कस्टमर कहता है मुझे ये चाहिए। ठीक है, वो अपनी रिक्वायरमेंट देता है। अगर वो रिक्वायरमेंट वैसी की वैसी है जैसे आपने, कस्टमर ने मांगी है, तो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन जैसी वो मांग रहा है वैसी नहीं है, तो वो डिफेक्ट है या वो वेरिएशन है। ठीक है, चलिए 1 मिनट मुझे दीजिएगा, जरा पानी पी लूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि वेरिएशन इज ए डिफेक्ट। ये शायद मैंने पहले भी बताया होगा आपको जब लेक्चर दे रहा था मैं। कस्टमर ने कुछ मांगा है आपसे, एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर, एक कैलकुलेटर की एग्जांपल से समझाई होगी आपको कि 2+2 जो है वो। अच्छा, बस आपको बताना है कि 10 मिनट्स रह गए, तो 10 मिनट्स के बाद ये आपको लॉग आउट करेगा, तो सी के ऊपर हम दोबारा से शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये बात समझ में आ रही है कि जी 6 सिग्मा में हम क्या करेंगे, प्रोसेसेस को मिच्योर करेंगे। मिच्योर करने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट्स को कम करते जाएंगे, वेरिएशन को कम करते जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब ये 6 सिग्मा क्या करता है, स्टेटिस्टिकल टूल यूज करता है। तो मैं कुछ स्टेटिस्टिकल टूल दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और बताऊंगा कि कैसे यूज करते हैं, और फिर 6 सिग्मा की बॉटम लाइन बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इलिमिनेट डिफेक्ट, आइडेंटिफाई, ये होते ही क्यों हैं, तो वो इसलिए होते हैं, तो कॉज है, तो आइडेंटिफाई द कॉज, रूट कॉज, फिर उसको कम करता है वो। ठीक है, इट्स क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट जिसमें आपकी एक आदमी नहीं बल्कि पूरा कल्चर, जो हमने उसमें लीन में पढ़ा था कि कल्चर बनाते हैं, तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से आप जो भी आप बना रहे हैं, चाहे सॉफ्टवेयर बना रहे हो, चाहे वो आप दवाइयाँ बना रहे हो या कोई और सर्विस दे रहे हो, तो आपकी सर्विस बेहतर हो जाती है, आपकी प्रोडक्ट बेहतर हो जाती है। ठीक है, जब आप, जो कस्टमर कह रहा है, अगर आपको डेफिनेशन याद हो, कन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट इज क्वालिटी। तो क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी कि जो कस्टमर ने कहा है वो आप देते रहें। ठीक है, तो आप वेरिएशन नहीं होगी कस्टमर के कहने में, मांगने में और आपकी डिलीवरी में। वेरिएशन नहीं होगी तो डिफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब ये 6 सिग्मा क्या करता है जनाब, एक मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि जनाब कहाँ कहाँ आपसे गलती हो सकती है। तो वो गलतियों को ट्रेनिंग करके, प्रोसेस को इम्प्रूव करके, ठीक है, तो वो 7 वेज नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एरर की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या करेगा वो, स्ट्रक्चर करेगा, क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस इंप्रूव करेगा, प्रैक्टिस करा के, और अल्टीमेटली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, मैं आपको बताऊं एग्जांपल समझने के लिए कि एक फैक्ट्री है जो चीजें बनाती है, तो वो चीजें बनाती है, उसका प्रोसेस क्योंकि मेच्योर नहीं है, तो जो भी प्रोडक्ट बनाती है उनमें से
500 में से 5 प्रोडक्ट खराब हो जाती है, 500 में से, विच इज हाई मेच्योरिटी, कि थोड़ी बहुत चीजें खराब हो सकती हैं, तो 500 में से 5 चीजें खराब हो जाती हैं। अब ट्राई अंडरस्टैंड द मेच्योरिटी ऑफ द जापानीज कंपनी। वो 6 सिग्मा, सिग्मा कहते हैं जहां 6 12 जीरो, तो 1 मिलियन अगर प्रोडक्ट बनाए, 1 मिलियन, तो आप 500 नहीं, 600 नहीं, तो आपकी जो प्रोडक्ट की डिफेक्ट है ना वो 6 या उससे कम होनी चाहिए, ये है 6 सिग्मा। तो दैट काइंड ऑफ मेच्योरिटी यू कैन अटेन। ठीक है, समझ में आ रही है? कोई गलती करेंगे ही नहीं आप। ये अगेन अगेन रिपीट कीजिएगा। हाँ बता रहा हूँ। देखिए आप एक चीज बना रहे हैं और वो वैसी नहीं है जैसे कस्टमर को चाहिए, तो इसको डिफेक्ट आइटम कहेंगे ना। जैसे उसने मांगी है वैसी वो नहीं है। तो एक कंपनी है पाकिस्तान में जो बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन उससे भी गलतियां हो सकती हैं, चीज खराब हो सकती है, टीवी बना रही है या फोन बना रही है या कोई और चीज बना रही है। तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छी मेच्योरिटी है ना, कि वो 500 आइटम बनाती है तो कुछ आइटम खराब होते हैं, 500 में से 4 5 6 आइटम खराब हो जाते हैं, लेकिन बाकी आइटम वो बहुत अच्छे बनाते हैं। यू विल कॉल इट ए मेच्योरिटी। ठीक है ना, ये अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन जैपनीज की क्वालिटी देखिए, वो कहते हैं सिग्मा का मतलब है 10 लाख आइटम, मिलियन मिलियन आइटम आप बनाए, तो उसमें 6 या उससे कम आइटम खराब हो तो उसको कहते हैं 6 सिग्मा। दैट काइंड ऑफ मेच्योरिटी। अब वो एक दिन में नहीं आएगी, येलो बेल्ट होता है, ग्रीन बेल्ट होता है, ब्लैक बेल्ट होता है, लेकिन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है इतना कि आपकी मेच्योरिटी लेवल या डिफेक्ट नहीं आते फिर। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसको दोबारा से फिर समझाऊंगा। अब ये वो है स्टैटिस्टिकल टूल डॉक्टर डेमिंग ने इंट्रोड्यूस किए थे, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि मसला कॉज एंड इफेक्ट, ये मसला है कि हमारे इसमें पेरेटो चार्ट ये है कि जनाब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आते हैं, और रन टाइम। अभी इनको एक एक करके देखते जाते हैं इससे हम कैसे अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हमें अपने डिफेक्ट्स को रिड्यूस करना है, ये बात समझ में आ रही है? 6 सिग्मा कहता है अपने डिफेक्ट्स को रिड्यूस करना है। तो हम जरा देखते हैं कैसे रिड्यूस होगा। ठीक है, चलिए जरा आगे चलते हैं। अब ये एक इसको फिश बोन भी कहते हैं, इसको कॉस्ट एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं। अब एक प्रॉब्लम है आपको, तो आप उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो आप ये देखेंगे कि जी मैन का मतलब है रिसोर्स, लोग, ह्यूमन रिसोर्स, मशीन, एनवायरनमेंट, मेथड। ठीक है, तो मैं इसको जरा नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं ताकि मैं इसको समझा सकूं। ये देखिए, अब ये पढ़िए। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है जनाब, हमारी जो फैक्ट्री है इसमें डिफेक्टिव आइटम्स बहुत ज्यादा हैं, तो मैं इसको कम करना चाहता हूँ। तो मैं देखता हूँ क्यों है भाई, तो मैं देखता हूँ कि जनाब हमारा मटेरियल जो है ना वो पुअर क्वालिटी का है, वेंडर डिले करता है, हमारी जो स्टाफ है वो, जो लेबर है वो ट्रेन नहीं है, हमारा जो प्रोसेस है उसमें अननेसेसरी लेंथ है, मशीनें जो है वो खराब है, उनको मेंटेनेंस करने की जरूरत है। अब ये हर चीज खराब नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं मसला है क्या। तो हमारे डिफेक्टिव आइटम क्यों आते हैं? एक तो बहुत बड़ी वजह है कि आपकी क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल खराब है जहां से आता है, तो इस वजह से। फिर आपकी मशीनें खराब हैं, तो मशीनों को सही करिए, मेंटेन करिए, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप एनालाइज कर रहे हैं, रूट कॉज कर रहे हैं। ये वैसे ही जैसे आपको बीमारी हो तो डॉक्टर पूछेगा, रिपोर्ट लेगा, याद है? रिक्वायरमेंट परस्पेक्टिव एंड वैल्यू परस्पेक्टिव, तो बहुत सारी चीजें पूछेगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा। तो यहाँ भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है भाई? ठीक है, अब एग्जाम्पल ये है कि जनाब हमारी मेजर प्रॉब्लम जो है वो मशीन की मेंटेनेंस है और रॉ मटेरियल की क्वालिटी है।
ठीक है, इसको जरा नोट कर लीजिए। तो मैं नेक्स्ट टूल बताऊंगा जिससे हमको पता चलेगा कि भाई ये इस टूल से हम क्या करेंगे। ये एक टूल है जिसको पेरेटो चार्ट कहते हैं या 80-20 रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो पेरेटो वाज एन इटालियन इकोनॉमिस्ट। पेरेटो ने कहा था कि जो प्रॉब्लम है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। ठीक है, जैसे नजर आ रही है आपको कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो डिजाइन का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, असेंबली, परचेज और बाकी प्रॉब्लम इतने ज्यादा नहीं है। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा और दिखाता हूँ। अभी एक होटल का मैंने कहीं से नेट से कॉपी किया, क्योंकि सुबह एग्जाम्पल देने के लिए होटल वाले देखना चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है क्या। तो होटल वालों में इन्होंने लिखा कि देखिए नीचे आप देखिए, डिले इन रजिस्ट्रेशन, रूम क्लीनिंग, फूड, डिले इन रूम सर्विस, ये सारी चीजों में कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला सबसे बड़ा क्या है, डिले इन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नहीं होती और रूम साफ सुथरे नहीं होते। ये दो बड़े मसले हैं, इनको सॉल्व कर दें आपकी सर्विस इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो सिक्स सिग्मा किस पे फोकस करता है, डिफेक्ट्स को या बिहेवियर को या वेरिएशन को, जिससे कस्टमर खुश हो। अच्छा, लेस देन मिनट रह गया है तो हम दोबारा से इसको कर लेंगे। जस्ट गिव मी 5-10 मिनट्स ब्रेक ताकि मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूं और फिर पढ़ाना शुरू करूं। ठीक है, तो ये थोड़ी देर में आप लोगों को लॉग आउट कर देगा, तो विल बी लॉगिंग अगेन आफ्टर 10 मिनट्स। ठीक है, तो ये समझ में आ रही है बात कि पहले देख लिया रूट कॉज के मसले कहाँ हैं, फिर आपने देखा कि कौन से हाई वैल्यू हैं, तब आप क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और मसलों को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां वेस्ट को कम करते थे या एरर्स को कम कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है बात। ठीक है, तो ट्राई अंडरस्टैंड दैट यू आर ए